आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, इसके तहत अब शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में क्या बदलाव होंगे। इसको क्यों एक शिक्षा क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। आखिर एजुकेशन सिस्टम बदल गया है या बदल जाएगा, तो इतना बड़ा क्या बदलाव हो रहा है जो इतना ज़्यादा इस पे बातचीत चल रही है। तो इसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और मैं थोड़ा सा आसान करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने हालांकि समरी टाइप में ही पढ़ा है, ज़्यादा पूरा ड्राफ्ट वगैरह डिटेल में नहीं पढ़ा, पर समरी टाइप में पढ़ा है, आपको समरी टाइप में ही समझा दूंगा। तो ध्यान से देखें। सबसे पहले जो हमारा एचआरडी मिनिस्ट्री होती थी, इसका नाम जो है अब ये नहीं रहेगा। अब इसका नया नाम क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या फिर हम इसको शिक्षा मंत्रालय भी कह सकते हैं। यानी कि पुराना नाम बदल गया। तो सबसे पहला बदलाव तो ये समझो। आगे चलते हैं। देखिए, एजुकेशन की पॉलिसी की अगर हम बात करें तो आप कभी सर्च करोगे गूगल पे तो आपको कोठारी कमीशन के बारे में पता लगेगा। कोठारी कमीशन जब आया था तो उसने अपनी जो रिकमेंडेशन दी थी, ज़्यादातर चीज़ों को तो अप्लाई कर दिया गया था, लेकिन एक सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो अप्लाई नहीं हो पाई, जिसकी वजह से बहुत सारा एजुकेशन के सिस्टम में नुकसान चलता गया। वो क्या था? उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर एजुकेशन में बड़े बदलाव देखना चाहते हो तो अपनी जीडीपी का कम से कम 6% जो है वो शिक्षा पे खर्च करना पड़ेगा। अब जो 6% जो होता है ये कौन से देशों में खर्च किया जाता है? ज़्यादातर डेवलप देशों में। जो डेवलप देश होते हैं वो अपने एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करने पे ध्यान देते हैं, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अभी तक जो पॉलिसी चल रही थी, फिलहाल जो पॉलिसी चल रही थी, वो एक तरह से देखें 1986 वाली ही पॉलिसी थी। इसमें बहुत मामूली सा चेंज 1992 में आपको दिखेगा, और 1968 वाली जो पॉलिसी थी उसमें कुछ चेंज आपको 1986 में दिखेगा। तो यहाँ पे देखें तो ये तीनों पॉलिसी में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिलता, लेकिन जो चौथी पॉलिसी यहाँ पे आपको 2020 वाली दिखेगी, इसमें हम कह सकते हैं ये बिल्कुल सिस्टम ही बदल दिया, इन्होंने बिल्कुल बदल दिया। बहुत बड़ा बदलाव है, इसीलिए इसको एजुकेशन के क्षेत्र में क्रांति के रूप से देखा जा रहा है। ठीक है, क्रांति के नजरिए से देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले 34 साल से जो सिस्टम चला आ रहा था वो सिस्टम बदल दिया है अब। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर ये बदला है तो क्या क्या बदला है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रीम की। जब आप 10वीं क्लास पास हो जाते हो, अगर मैं आज के एजुकेशन सिस्टम के अनुसार बताऊं, तो आप उसके बाद आपको 3 स्ट्रीम में से कोई एक चुननी होती है। ज़्यादातर बच्चे इनमें से ही चुन लेते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस वगैरह में। ठीक है, कुछ वोकेशनल की तरफ चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वो इन्हीं में से चुनते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे आर्ट्स के। तो आर्ट्स के अपने खुद के कुछ सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आर्ट्स में पढ़ाए जाते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, संस्कृत, ठीक है, फिलोसफी, साइकोलॉजी और होम साइंस, सोशोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो आर्ट्स के अंदर पढ़ाए जाते हैं। ऐसे ही कॉमर्स के सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें भाई इंग्लिश पढ़ाई जाती है, मैथ पढ़ाया जाता है, बिजनेस, ठीक है, बिजनेस स्टडी पढ़ाई जाती है, और अकाउंट्स पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है। इस तरीके से इनके अपने सब्जेक्ट फिक्स हैं। यहीं पे अगर हम साइंस की बात करें तो इनके अपने खुद के सब्जेक्ट फिक्स हैं कि इंग्लिश पढ़ाई जाएगी भाई, फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी, इनके अपने सब्जेक्ट फिक्स हैं। तो यहाँ पे क्या होता था, जो आर्ट्स वाला, जैसे आर्ट्स का बच्चा हिस्ट्री पढ़ रहा है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, तो वो कॉमर्स का बच्चा नहीं पढ़ता था। ठीक है, कॉमर्स का बच्चा मान लो यहाँ पे बिजनेस पढ़ रहा है तो उसको साइंस का बच्चा नहीं पढ़ता था। साइंस का बच्चा मान लो अगर वो केमिस्ट्री पढ़ रहा है या फिजिक्स पढ़ रहा है तो उसको ना तो कॉमर्स वाले पढ़ते थे ना ही आर्ट्स वाले पढ़ते थे। यानी सबकी अपनी एक अलग स्ट्रीम होती थी, और उसके अंदर जो सब्जेक्ट फिक्स होते थे वही सब्जेक्ट उनको क्या करने होते थे, अपने 10वीं के बाद जब वो 11वीं में स्ट्रीम लेते थे तो उनको चुनने पड़ते थे। तो ये उनके पास आप समझ लो कि कुछ बाउंडेशन ही समझ लो, या फिर कुछ बंधन समझ लो कि वो आर्ट्स वाले बच्चे इनके सब्जेक्ट नहीं ले सकते, ये इनके सब्जेक्ट नहीं ले सकते, ये पूरा का पूरा बंधे हुए हैं। लेकिन अब ये सिस्टम खत्म किया जाएगा। ठीक है, नई पॉलिसी के तहत ये कहा जाएगा कि अगर कोई साइंस का बच्चा चाहता है कि वो हिस्ट्री पढ़े तो वो हिस्ट्री पढ़ सकता है। साइंस का बच्चा चाहता है कि वो पॉलिटिकल साइंस पढ़े तो वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकता है। साइंस का बच्चा चाहता है इकोनॉमिक्स पढ़े तो वो इकोनॉमिक्स पढ़ सकता है। ऐसे ही कॉमर्स के बच्चे अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहें जो उनकी स्ट्रीम का नहीं है वो पढ़ सकते हैं। आर्ट्स के बच्चे अगर कोई दूसरी स्ट्रीम का पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पे कि चेंजेस जो है ये एक अच्छा चेंज है, हम इसे कहेंगे एक बहुत बड़ा चेंज है। ठीक है, बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ले सकता है। अब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में वो बंधेगा नहीं, मल्टीपल सब्जेक्ट उनके सामने होंगे, उनमें से अपनी मर्जी से वो चूज कर पाएंगे जो भी उनको पढ़ना होगा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। ठीक है, आगे चलते हैं, सिस्टम को देखते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम अकेडमिक
स्ट्रक्चर जो था वो 10+2 वाला था। अगर हम स्कूल की एजुकेशन की बात करें तो हम 10+2 वाले सिस्टम से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम स्कूल के बाहर चले जाएं, ग्रेजुएशन की बात करें तो +3 हो जाएगा बैचलर, और अगर हम मास्टर्स की बात करें तो +2 हो जाएगा, यानी 10+2+3+2 इस तरीके से हम आगे की तरफ बढ़ते थे। अगर हम इसको खाली एकेडमिक में देखें तो 10+2 सिस्टम था, पर अब ये 10+2 सिस्टम को सरकार ने तोड़कर बांट दिया है 4 हिस्सों में। यानी बच्चा जो है अब इसको 4 हिस्सों में उसकी स्कूलिंग कराई जाएगी एकेडमिक जो होगा। अब ये 5+3+3+4 का मतलब क्या है ये आपको समझना है। तो देखिए एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको ताकि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ। जब मेरा एडमिशन हुआ था पहली क्लास में, तब मैं 5 या 6 साल का रहा होऊंगा, 5 या 6 साल मेरी उम्र रही होगी, तब मैं पहले क्लास में गया था। मेरा एडमिशन डायरेक्ट कौन सी क्लास में हुआ था? पहले क्लास में, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरीके से करते करते मैं 12वीं क्लास पास हुआ। तो ये सिस्टम चलता था पहले। लेकिन अब के समय में क्या है, आपको पता है कि वर्तमान समय की बात करें तो बच्चे को 5 साल या 6 साल में स्कूल में नहीं डालते पेरेंट्स, अब उसको 3 साल में ही डाल देते हैं, ठीक है। हालांकि 3 साल का बच्चा इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी प्ले स्कूल जो होते हैं जहाँ पे खेल खिलौने के जरिए पढ़ाया या समझाया जाता है या उनको सामाजिकरण उनका किया जाता है, ठीक है। तो ये 3 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। और ये जो प्री नर्सरी वाला सिस्टम होता है वो वाला सिस्टम यहाँ पे लागू है। तो ऐसे में यही सिस्टम यहाँ पे लागू कर दिया गया है ताकि अब बच्चे की जो पढ़ाई है वो 5 या 6 साल से नहीं देखी जाएगी। बच्चे का ये माना जाएगा कि बच्चा स्कूल में एडमिशन लेगा तो वो 3 वर्ष की आयु में ले लेगा, ठीक है। 3 साल की उम्र में बच्चा अपना एडमिशन कराएगा। अब यहाँ पे 3 साल की उम्र में वो जाएगा प्री प्राइमरी जो उसकी क्लासें होती हैं, जो भी नर्सरी वगैरह, जो उसमें नर्सरी, केजी, यूकेजी, एलकेजी जो भी होता होगा मतलब उनका, वो पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यानी कि उनकी एजुकेशन, स्कूल वाली एजुकेशन जो है वो शुरू होगी 3 साल की उम्र से, और वो जब 12वीं पास करके निकलेंगे तो उनकी उम्र हो जाएगी लगभग 18 साल। इस 18 साल, 3 साल से 18 साल की एजुकेशन को वो 4 हिस्सों में बांट कर पढ़ेंगे। वो 4 हिस्से ही है इनके 5+3+3+4। अब इसको 5+3+3+4 को हम थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, बच्चा जो होगा 3 साल की उम्र में अगर स्कूल में एडमिशन लेता है तो वो उसकी उम्र जो होगी वो एक तरह से उसकी फाउंडेशन स्टेज है। आप ये समझ लो कि बच्चे की नींव रखी जाएगी उसकी उस टाइम पे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो गीली मिट्टी की तरह होते हैं। जैसे गीली मिट्टी को हम जैसा चाहे वैसा मोड़ सकते हैं, ऐसे ही ये छोटे बच्चे होते हैं। तो इस उम्र में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है इन पर। तो 3 साल की उम्र में बच्चा जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। यहाँ पर वो 5 साल पढ़ने वाला है, तो 5 साल को हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, इन 3 साल तक तो वो अपनी नर्सरी वाली जो भी पढ़ाई होती है वही पढ़ाई करेगा, ठीक है। इसके 3 साल के बाद वो पहुंच जाएगा पहली क्लास में, और फिर उसके बाद दूसरी क्लास में, यानी कि इन 5 सालों में वो 2nd क्लास तक की पढ़ाई कर पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे उसको क्या किया जाएगा, एजुकेशन का जो सिस्टम है वो कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि बच्चे को प्ले वे मेथड वगैरह जो भी उनका तरीका होता है उस तरीके से पढ़ाया जाएगा। और किताबों का बोझ जो होता है ये फालतू की चीज़ें नहीं डाली जाएगी। प्ले एक्टिविटी कराई, प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, क्योंकि आपको पता है 3 साल का बच्चा किताबें तो पढ़ेगा नहीं, वो तो फाड़ देगा किताब, और ना तो वो उसको समझेगा। तो खेल कूद के जरिए ही उनको ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, ठीक है। इसके बाद बच्चा यहाँ पे आ जाएगा तो 3 साल, फिर जो दूसरी स्टेज है प्रिपेरेटरी स्टेज जो भी है इनकी, इस स्टेज में वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। दूसरी क्लास में था, अब यहाँ पे वो आ गया तीसरी क्लास में, चौथी क्लास में, 5वीं क्लास में। यानी इस एज में 5+3 की एज में, इस वाले सिस्टम में वो बच्चा 5th क्लास तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और जब ये जो आपकी जो दूसरी स्टेज है, इसमें बच्चे को क्या सिखाया जाएगा, इसमें बच्चे को प्ले वे मेथड से पढ़ाया जाएगा, डिस्कवरी, और वो जो विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, क्लासरूम लर्निंग वगैरह जो भी सिस्टम है वो पूरा का पूरा यहाँ पे उनको समझाया जाएगा। इसके बाद बच्चा आ जाएगा अगली स्टेज में, यानी कि फिर से 3 साल, ठीक है। इसको हम बांटते हैं, क्लास 6 में आ जाएगा, क्लास 7 और क्लास 8 में। तो ये जो इसकी मिडल स्टेज है जहाँ पे वो 6, 7, 8 में आ गया, यहाँ पे वो पढ़ेगा, एक्सपीरियंस के द्वारा लर्निंग सीखेगा, साइंस विज्ञान की उसको पढ़ाई कराई जाएगी, मैथ पढ़ाया जाएगा, गणित, ठीक है, और आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, सोशल साइंस वगैरह जैसे होता है हमारा SST, उसको पढ़ाया जाएगा। तो ये चीज़ें उन्हें यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। और सबसे जो लास्ट स्टेज है जो 4 साल वाली है, इसमें बच्चा पहुँच जाएगा 9th
10th 11th और 12th, ये सबसे मेन है। ठीक है, यहाँ पे जब बच्चा पहुँच गया है तो उसको बहुत सारे सब्जेक्ट में चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाएगा। वो अपने मर्जी से सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है, पढ़ सकता है, और स्किल वगैरह पे ध्यान दिया जाएगा, स्किल्स की चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो ये कुछ इस प्रकार से नया सिस्टम बन जाएगा। जो अभी वाला सिस्टम था वो अलग था, और ये वाला जो नया सिस्टम है ये अलग है। तो यानी कि आप जब एडमिशन कराते हो 3 साल की उम्र में कोई बच्चा, और 18 साल की उम्र में 12वीं पास करता है, तो वो 4 हिस्सों में उसकी पढ़ाई को बांट दिया गया है। शुरू के 5 साल क्या पढ़ाया जाएगा, आगे के 3 साल कैसे, फिर आगे के 3 साल कैसे, आगे के 4 साल कैसे, ये पूरा डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान से देखनी है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि भारत में जो जीडीपी का जो पैसा खर्च किया जाता था एजुकेशन पे, वो काफ़ी कम किया जाता था। हम यहाँ पे देखें, लगभग मान के चलें 3%, जो कि एक डेवलप कंट्री के नज़रिए से देखें तो वहाँ पे तो बहुत पैसा खर्च किया जाता है, वहाँ के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। तो ये किया गया है कि अब 3% वाला सिस्टम ख़त्म करेंगे और एजुकेशन पे 6% खर्च करेंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब एक सिस्टम है मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम, ये सबसे बेहतर है। और इसका क्या फ़ायदा है, ज़्यादातर जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, भारत में तो नहीं होता था। और इसका नुकसान जो है भारत में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को उठाना पड़ता था, लेकिन अब स्टूडेंट्स को वो नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो कोई बच्चा 12वीं पास हो गया, कॉलेज में चला गया, बीए करना चाहता है, 3 साल का उसका कोर्स है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल से समझाऊंगा, ध्यान से समझना। किसी बच्चे को लगा भाई फर्स्ट ईयर में एडमिशन करा लिया, कुछ समय के बाद उसको कुछ मजबूरी थी, नहीं पढ़ाई कर पाया, छोड़ दिया, ड्रॉप आउट हो गया। कोई दूसरा बच्चा था, उसने फर्स्ट ईयर तो पास कर लिया, पर वो सेकंड ईयर में जाके नहीं कर पाया, उसने एजुकेशन छोड़ दी। कोई तीसरा बच्चा था, वो सेकंड ईयर भी कर चुका है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पे कर चुका है, लेकिन थर्ड ईयर में छोड़ चुका है। तो ऐसे में क्या होता था, जब तक वो तीनों ईयर बच्चा पास ना कर ले तब तक वो बैचलर डिग्री उसको नहीं मिलती थी, ग्रेजुएट वो नहीं माना जाता था। लेकिन अगर अब के समय में वो फर्स्ट ईयर पास है तो उसको क्या माना जाएगा, उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट। अगर वो सेकेंड ईयर पास कर लेगा तो वो डिप्लोमा होल्डर हो जाएगा। अगर वो थर्ड ईयर भी कर लेता है तो बैचलर डिग्री, और बैचलर डिग्री को 4 साल का बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर कोई 3 साल पढ़ लेता है, उसका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगता है और वो उसमें रिसर्च करना चाहे तो 1 साल वो उस पर रिसर्च कर सकता है, तो उसकी 4 ईयर का बैचलर डिग्री प्रोग्राम तो उसको हो जाएगा, डिग्री मिल जाएगी, प्लस वो रिसर्च वाली डिग्री मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है स्टूडेंट के लिए। अब यहाँ पे क्या है, जो जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह 3 साल का चल रहा है, वो वैसे ही जैसे है, इसे भी अभी ऐसे ही चलाया जा रहा है, इसमें चेंज नहीं किया। लेकिन 4 ईयर का प्रोग्राम कराने की बात की जा रही है। जो 3 साल का प्रोग्राम कर लेता है बैचलर डिग्री का, वो मास्टर्स में जाता है, अगर पीजी में जाता है तो 2 साल की उसको आगे करनी पड़ती है। जैसे मान लो बीए के बाद कोई एमए करना चाहता है तो 3 + 2 5 साल में हो जाएगी उसकी ये पूरा कोर्स, बीए प्लस एमए। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो किसी ने 4 साल में करा तो क्या उसको फिर से 2 साल की एमए करनी पड़ेगी, ऐसे तो उसके 6 साल हो जाएंगे। तो ये सरकार ने कैंसिल कर दिया, यानी अगर किसी ने 4 साल का प्रोग्राम करा है तो उसका एमए जो है वो केवल 1 साल का होगा, और यानी कि उसके 5 ही साल लगेंगे। तो एक तरह से देखा जाए ये बहुत अच्छा है। और यहीं पे मुझे एक सिस्टम और आ रहा है याद, वहाँ पे पीएचडी वाले स्टूडेंट के लिए। जैसे मान लो पीएचडी करनी हो किसी को, पहले क्या करता है, वो अपनी ग्रेजुएशन करता है यूजी 3 साल की। ठीक है, फिर उसके बाद वो एमए करता है अपनी, जिसको हम पीजी कहेंगे, 2 साल। फिर उसके बाद वो करेगा एमफिल, और एमफिल करने के बाद वो करता है पीएचडी। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार ने ये कहा है कि नए सिस्टम के अनुसार ये एमफिल वाला सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी वो सीधा एमए के बाद अपनी पीएचडी की तरफ जा सकता है। तो ये भी एक चेंज है। तो इस प्रकार के कुछ चेंजेस हो रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, और ये नई जो एजुकेशन पॉलिसी आएगी इसमें कराया जा रहा है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको बताना भूल गया हूँ, मुझे याद आ गया। जो प्राइमरी लेवल की हम बात कर रहे थे, स्टार्ट में 5+3 वाला आपने पढ़ा होगा, इस समय में बच्चे को लोकल लैंग्वेज में, यानी कि हम कह सकते हैं जैसे मातृभाषा में या फिर क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इंग्लिश पे जोर नहीं दिया जाएगा। ज़्यादातर क्या होता है कि छोटे बच्चे को हम स्कूल में भेज देते हैं, 3 साल की उम्र से उसको रटवाया जाता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार।
आपको याद होगा यही चलता है स्कूलों में। तो ये सिस्टम जो है अंग्रेजी भाषा पे जो ज़्यादा तवज्जो दी जाती है उसको कम करके उसको क्षेत्रीय या मातृभाषा में पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। उससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको पता है अगर बच्चा क्षेत्रीय भाषा में या मातृभाषा में पढ़ता है और वो छोटा बच्चा, क्योंकि मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ बड़े बच्चे की, छोटे बच्चे को तो वैसे ही बहुत कम नॉलेज होती है, बिल्कुल बच्चा ही होता है वो, बिल्कुल मासूम आप कह सकते हो। तो वो अगर मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में सीखेगा तो वो आराम से पढ़ाई कर पाएगा, सीख पाएगा। तो ये भी है, किताबों का बोझ घटाने की बात है बिल्कुल, ठीक है। एग्जाम वगैरह यहाँ पे छोटे लेवल पे ना कराने की बात चल रही है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है। और अभी इसमें और कुछ चेंजेस आते हैं तो धीरे धीरे अगर आते हैं तो आगे देखेंगे। तो कुछ बेसिक मैंने आपको यहाँ पे बताया, कंप्लीट कैसे होगा पूरा आपको बताया। लेकिन ये पॉलिसी जो होती है ये बहुत बड़ी होती है, सारे पॉइंट आपको नहीं बताए जा सकते A to Z, पर आपके हिसाब की जो बातें थी वो यहाँ पे बता दी है, ठीक है।